हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्रेया मिश्रा फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आपका द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं श्रेया मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वीडियो जा रही होगी। आप लोग कैसे हैं बच्चों, बता दीजिए। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबके स्कूल्स प्रॉपर चल रहे होंगे, सब लोग डेली स्कूल भी जा रहे होंगे। ठीक है, अभी कुछ लोग होंगे जो अभी गांव में भी मज़े ले रहे होंगे, अभी नहीं आने का उनका मन कर रहा होगा, सोच रहे होंगे 2 दिन और आराम कर ले। हाँ, हम भी अभी मज़े लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब जब आप लोगों के स्कूल्स टाइम पे चालू हो गए हैं, सब कुछ अब आपका टाइम पे हो गया है, जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे बच्चे वो कोचिंग से अपने रेगुलर टाइम पे जाने लगे हैं। तो फिर हम कोचिंग में अपने ऑनलाइन क्लास में क्यों पीछे रह जाए, क्यों पीछे रह जाए। हमें पीछे नहीं रहना है, हमें आगे जाना है। आगे किस लिए जाना है, ताकि हमारे जब ऑफलाइन वाले टीचर्स हमें कुछ पूछे पढ़ाएं अकाउंट्स के बारे में, तो ताकि हम यहाँ पे रिवीजन किए रहें और वहाँ पे जाके हम चीज़ें बता दें। देखो बच्चों, आपको आता सब कुछ है, नो डाउट आपको आता सब कुछ है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। जो मेरा फियर है मैं आपको बता दूँ, जो मेरा फियर है, मैं कभी भी स्टेज पे नहीं बोल पाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ। ऐसे मैं आपके सामने इंटरेक्ट कर ले रही हूँ, कैमरा है हमारे सामने, इंटरेक्ट कर ले रही हूँ। अगर यही किसी को सामने लाके खड़ा कर दो तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, मेरे पास वोकैब कम पड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम किसी को भी किसी के साइलेंट से तो नहीं जज कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमेशा आप लोग बोलने की आदत डाली, इसलिए मैं भी हमेशा जितना जितना भी हो सकता हूँ उतना सकती हूँ उतना बोलने की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, ताकि जो मेरे हैज़ है घबराहट होती है मुझे, वो सारी चीज़ें दूर हो जाए। ठीक है, हालांकि जैसे कि हम लोगों ने अभी नेक्स्ट क्लास में कॉमर्स के, आप लोगों को पता होगा कि क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, जिसमें से थोड़ा सा मैंने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, और इसमें हम क्या जानेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। आप लोगों को बच्चों याद होगा, जिन्होंने मेरी लेक्चर फर्स्ट देखी होगी उनको अच्छे से और भली भांति याद होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन सा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट बैलेंस शीट। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास को आगे लेकर। ये कहाँ गए, थोड़ा अभी नया नया है ना, तो थोड़ा अभी टाइम लगता है। हम ब्लैक लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि जान रहे थे पिछले क्लास में, क्या थोड़ा सा रिवीजन हम करा देंगे आपको, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जो किसी समाज के सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, न कि अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। आई होप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको भी नहीं समझ आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ जाके आप लोग लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए, वरना फिर आगे के स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि जब तक हम अभी सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे और सोचेंगे छलांग लगा के चढ़ जाए सीधे छत पे, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैडम लिफ्ट से तो जा सकते हैं। हम आपको बता दें, लिफ्ट में भी बटन दबाना पड़ता है, पहले घुसना पड़ता है, डायरेक्ट आपको छोड़ नहीं देता है लिफ्ट छत पर। ठीक है, तो हमें भी जानने के लिए, पहले आगे बढ़ने से पहले भी हमें इसके नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक को आपको पढ़ लेना चाहिए इन लेक्चर फर्स्ट में। बच्चों मैं बार बार कहती हूँ, एक बार नहीं 1000 बार पूछोगे मैं बताऊंगी, लेकिन जब मैं आप लोगों के से टेस्ट लूंगी, हाँ लाइव सेशन आएगा जिसमें मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगी, टेस्ट करूंगी, क्वेश्चन करूंगी, अगर उस पर मुझे आंसर्स कम आए ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। क्या ही कर सकते हैं, मार भी तो नहीं सकते कि हाँ लाओ तो पकड़ के खूब बढ़िया से दो, मार भी नहीं सकते हैं। क्योंकि आप तो भैया ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, आप तो अपने मन के मालिक है, मन करेगा तो देखेंगे, नहीं मन करेगा नहीं देखेंगे। हम कौन होते हैं, हम तो डाल दे रहे अपनी वीडियोस। सॉरी। तो फिर हम आगे चलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि इसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड ऑफ बैलेंस शीट। देखो बच्चों, बैलेंस शीट तो अब सब में बताते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट बताते हैं, जिसमें हम अपनी लायबिलिटी और एसेट्स को देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आखिर होता क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट से ही समझ आ रहा है ऐसे अमाउंट जिसके हमें क्या मिल रहा हो, हमारे पास रिटर्न आ रहा हो, ऐसा पैसा। पेमेंट हम जिसको खर्च कर रहे हो, जिसको दे रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये पेन खरीदा, ठीक है, तो मैंने उसको पेमेंट दिया ना, तो मतलब ये हमारा पेमेंट हो गया। अब अगर यही पेन मान लीजिए अगर किसी ने आके, मैं ऑर्फनेज चला रही हूँ और उसने आके मेरे को 10,000 दे दिया, तो मेरा रिसिप्ट हो गया, क्योंकि वो पैसा हमारे पास आ रहा है। जस्ट एग्जाम्पल समझाया, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है। रिसिप्ट और पेमेंट होता क्या, अकाउंट भी नहीं बताया मैंने, ठीक है। देखो क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है, जो हम लोग कैश में, मनी में और बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जो लेन देन करते हैं, वो हमारा किस में आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर अ गिवन पीरियड। एक पीरियड के अंदर करते होंगे ना, कि पैसे को लिया और दिया, चाहे वो कैश के अकाउंट से करे, चाहे हम बैंक से करे, ठीक है। इट इज द प्रिपेयर फ्रॉम द कैश बुक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और ये कब बनता है बच्चों, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। और सब लोग जानते होंगे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 31 मार्च टू 1 अप्रैल चलता है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा फाइनेंशियल ईयर होते क्या हैं, ठीक है। वो कब से कब तक होते हैं, आई थिंक आप लोग ईयर में नहीं कंफ्यूज हो गए। जैसे समझ लो 31 मार्च 2023 टू 24, 1 अप्रैल 2024, ठीक है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। इसको थोड़ा बैक कर देना, मान लो 31 अप्रैल 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, फाइनेंशियल ईयर हो गए। क्या हो गए, हमारे फाइनेंशियल ईयर हो गए, ठीक है। आई होप फाइनेंशियल ईयर सबको पता हो गए। आप लोग जब से अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे क्लास 11 से, तभी आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या, उसके डेट कैसे होते हैं और उसको हम काउंट कैसे करते हैं ईयर वाइज, ठीक है। ये हमेशा कब तैयार होता है, फाइनेंशियल ईयर में तैयार होता है। पहला, ये किस में हो सकता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, बैंक ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। और कब ये होता है, फाइनेंशियल ईयर के दिन होता है। ऑल द कैश रिसिप्ट आर एंटर ऑन द डेबिट साइड। जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी हमें कैश प्राप्त होते हैं, उसका तो एक ब्यौरा बना के रखते हैं ना, कि ये कैश प्राप्त हुए हमें डोनेशन के तौर पे, चाहे ग्रांट डोनेशन, चाहे किसी भी पर्पज से वो प्राप्त हुए हैं, तो हम उसे कहाँ लिखते हैं बच्चों, डेबिट साइड। कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। भूलोगे नहीं भूलना, रिसिप्ट को कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा। और जस्ट अपोजिट पेमेंट हमारा कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। किधर जाता है, क्रेडिट साइड। क्लियर, आई होप क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसके फीचर्स जानते हैं, ठीक है। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। देख रहे हो, मीनिंग में और फीचर्स में हमारे कुछ पॉइंट सेम है। अगर हम मीनिंग को ही पकड़ लेते हैं तो हम फ्यूचर्स भी साथ साथ में बनाते हुए चले जाएंगे, हमें अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर हम चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लेना बच्चों, कि हाँ नहीं ये इसका मतलब ये होता है, तो हमें अलग से कुछ भी कैरेक्टर या फीचर्स बनने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है, ठीक है। तो पहला देखो, इट इज़ अ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये कैश और बैंक जो दोनों के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, उसकी ये समरी है, ठीक है। फिर क्या है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द सिमिलर टू कैश अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किसके जैसा क्लियर सिमिलर है, कैश अकाउंट की तरह। जैसे हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, हाँ, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, कैश अकाउंट बनाती है, ठीक है। सेम उन्हीं की तरह क्या बनता है, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। फिर क्या है, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल, एक सेकेंड, no distinction is made between capital and revenue item and exclude all non item। देखो क्या होता है, हम कोई भी डिफरेंट नहीं करते, चाहे वो हमारा कैपिटल हो, चाहे वो हमारा रिवेन्यू हो,
और बल्ले जो कैश आइटम, जितने भी नॉन कैश आइटम होते हैं उनको क्या करके, छोड़ के। ठीक है, फिर क्या है, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन वेदर पर्टेनिंग टू द करेंट पीरियड प्रीवियस एंड सक्सेडिंग। और इसमें कौन कौन सा कैश और बैंक ट्रांजेक्शन में आता है, करंट पीरियड का जो अभी चल रहा है बच्चों, प्रीवियस ईयर जो बीत चुका है, और नेक्स्ट ईयर जो अभी आने वाला है। 3 ईयर के इसमें कैश आते हैं, कौन कौन से, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर एंड कौन सा आता है आपका, सक्सेडिंग। ठीक है, जो फ्यूचर में भी आने वाला है। ठीक, इट मीन्स मान लो कोई कैश हमें 2023 में आया होगा, सॉरी, कोई कैश हमें 2023 में आया होगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, कुछ कैश हमें प्रेजेंट में आए होंगे 2024 में, ये हमारा क्या हो गया, करेंट ईयर हो गया। क्या हो गया, करेंट ईयर। समझ आ गया, क्लियर है। और कुछ कैश हमारे क्या होता है 2025 में आते हैं, मान लो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, आने वाले। जैसे कि कुछ कुछ होता है ना कि मान लो अभी मैंने इतना दे दिया, फिर मैं अभी आपके ऑर्फनेज में और भी डोनेट करूंगा इतने तक में, जब हमारे पास फंडिंग आ जाएगी तो हमारा क्या किस में चला जाता है, फ्यूचर ईयर में चला जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास आ जाता है। ये जितने भी कैश आते हैं हमारे पास, सभी हम इसमें क्या करते हैं, काउंट करते हैं। आई होप क्लियर है बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछेंगे, कमेंट सेक्शन को भर डालना, लेकिन कोई भी डाउट अपने अंदर मत रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, हम तो जो समझ गए कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आता क्या क्या है। ठीक है, कैसे कैसे जाता है, रिसिप्ट होता है तो डेबिट साइड जाता है, पेमेंट होता है तो क्रेडिट साइड जाता है। अब लेकिन कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो रिसिप्ट में जाते हैं मेनली, और कौन कौन से आइटम ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट में जाते हैं, भले एक्सचेंज नहीं करते। ठीक है, देखो आते टू ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, हमारी जो ओपनिंग बैलेंस होती है, ओपनिंग बैलेंस देखो बेटा दो तरह की होती है, चाहे वो कैश इन हैंड हो सकता है, जो हमारे हाथों में कैश हो, चाहे जो हमारे बैंक में पैसा हो। ठीक है, तो इसीलिए दोनों लिखा है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ठीक है, ये दोनों ट्रांजैक्शन कहाँ आते हैं ओपनिंग बैलेंस से, रिसिप्ट कॉलम में डेबिट साइड जाते हैं हमारे। ठीक है, फिर आता है टू कैपिटल रिसिप्ट। जो कैपिटल रिसिप्ट आता है, देखो जैसे मैंने बताया था ना आपको, 3 ईयर्स, अगर मान लो जो प्रीवियस ईयर का पैसा है, जो करंट ईयर का पैसा है, और जो नेक्स्ट ईयर हमारे पास आने वाला है, उन तीनों की अमाउंट हमारी जाती है। मान लो प्रीवियस ईयर में हमारे पास 10,000 आया, ठीक है, फिर प्रेजेंट ईयर में भी 10,000 आया, बट फ्यूचर में आने वाला क्या है, 20,000 आने वाला है। तो क्या कितना हमारे पास हो गया, 40,000। तो मैं यहाँ बच्चों टोटल करके लिखेंगे 40,000। कितना आया है हमारे पास, 40,000। क्लियर है। तो ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्सन, देखो ग्रांट भी एक तरह का डोनेशन होता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ग्रांट क्या है और फिर हमारा डोनेशन क्या है। दोनों एक तरह के डोनेशन ही होते हैं जो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू और किसी सोशल वेलफेयर को किए जाते हैं। ठीक है, तो टू ग्रांट स्पेशल पर्पस, देखो पहला डोनेशन तो ऐसा होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, जैसे कि मैं अपने तरफ से इन बच्चों का स्कूल की फीस भरूंगा। ठीक है, तो मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन है जो इन बच्चों की सिर्फ और सिर्फ क्या भरेगा, स्कूल की फीस भरेगा। उसका स्पेसिफिक पर्सन क्या है, ओनली बच्चों को पढ़ाना, उसके जितने भी स्कूल का खर्चा है सिर्फ और सिर्फ मैं उठाऊंगा। या फिर मान लो कोई इस कंपटीशन हो रहा है स्पोर्ट्स का, ठीक है, उसने किसी ने कह दिया इसमें का जो भी प्राइज का खर्चा आएगा वो सारा मैं दूंगा, तो उसने स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपना पेमेंट दिया, किस पे दिया, सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे दिया। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे पेमेंट होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जाते हैं, ना कि ऐसे ही। क्लियर है। फिर आता है जाटू जनरल ग्रांट, जो हम जाते हैं कभी और उस ऑर्फनेज से अट्रैक्ट होकर हम अपने तरफ से जो भी डोनेट करके आते हैं वो हमारा टू जनरल ग्रांट होता है, जनरल डोनेशन होता है। ठीक है, उसमें वो स्पेसिफिक नहीं होता, बस हम गए, हमें अच्छा लगा, हमें लग रहा है कि हम इस ऑर्फनेज में या इस संस्था में कुछ डोनेट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो हम अपने डोनेट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, डोनेशन भी सेम है बच्चों,
जनरल डोनेशन भी दो तरह के होते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। ग्रांट और डोनेशन एक ही जैसे होते हैं, इसलिए मैं डोनेशन आपको नहीं बता रही हूँ। देखो, और ये सारे पैसे देखो ध्यान से देख लो, ये सारे पैसे हमारे पास क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, इसलिए किधर जा रहे हैं, हमारे डेबिट साइड जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास से जा तो नहीं ना रहे हैं, हम तो नहीं ना दे रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं, हमारे ऑर्फनेज को दे रहे हैं, हमारी संस्था को दे रहे हैं। ठीक है, टू रेंट रिसीव्ड, अगर मान लो कोई ऑर्फन हमने एक रूम लिया है, किसी कारणवश उसको रेंट पे दिया है, तो उसका भी पैसा आएगा रेंटल, तो वो भी हमारा किधर जाएगा, रिसिप्ट में। टू डिविडेंड, जो हमारा हिस्सा होता है, ठीक है, वो भी हमारा हिस्सा, क्या हमारे पास जो है, हमारे पास जो है कि नहीं ये संपत्ति सॉरी इतना हिस्सा मेरा ही है, उस पर और किसी का हक नहीं है, तो मेरा है ना, मेरे पास ही है ना, तो वो हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर कोई हम किसी को लोन दिए रहते हैं, ठीक है बच्चों, लोन दिए रहते हैं और उसका ब्याज हमें प्राप्त होता है, इंटरेस्ट पे प्राप्त होता है, तो वो भी हमारा कहाँ जाता है, डेबिट साइड में जाता है। आई होप रिसिप्ट कॉलम एकदम क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट, होनी भी नहीं चाहिए, ऑल क्लियर नहीं कर देना वरना पूरा क्लियर हो जाएगा। डिलीट का होता है ना, एक दो तरफ के ऑप्शन होते हैं, डिलीट, डिलीट फॉर ऑल, अगर डिलीट फॉर ऑल करते हैं तो पूरा एकदम डिलीट हो जाता, तो उतना डिलीट नहीं करना, उतना ही डिलीट करना जो हमें नहीं समझ आ रहा हो, कि हाँ मैम ने बताया है डोनेशन, बट हमें डोनेशन नहीं समझ आ रहा है, हम मैम से पूछेंगे। ठीक है, अब ये नहीं डोनेशन नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दिया, किया ही नहीं, कोशिश ही नहीं किया। देखो बच्चों, अकाउंट तभी संभव है जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैथ में प्रैक्टिस करते हैं, फिजिक्स में प्रैक्टिस करते हैं, बायोलॉजी अगर कुछ बच्चे लेते हैं वो ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन लोगों के में एग्जाम में बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स आते हैं जिनको उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होता है, उन्हें बनाना पड़ता है। उसी तरह हमारा सेम और सेम अकाउंट भी है, अकाउंट में भी इतने बड़े बड़े सोल्यूशन होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं कि वो आपको टाइम देखकर लगाना पड़ता है, कि नहीं इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा सोल्यूशन, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलता है। एग्जाम में तो आपको एक लिमिटेड पीरियड मिलेगा ना, एक लिमिटेड टाइम मिलेगी ना, 3 घंटा तो 3 घंटा, ये तो नहीं कहोगे अरे सर अकाउंट्स का पेपर है, इतना लंबे लंबे क्वेश्चन है, आधा घंटा और चाहिए, नहीं ना बोलोगे। तो हमें ये टाइम हमारी कैसे काम मेंटेन होगी, ये हमारे प्रैक्टिस से मेंटेन होगी, तो आप सब प्रैक्टिस करना प्लीज़। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे पेमेंट अकाउंट, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस आता है पेमेंट में, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस पेमेंट में आता है वो उठा के हम, वो आपके नोट्स में रहेगा, उसमें आपको करना ही नहीं है कुछ। ठीक है, हम जो सैलरी देते हैं, जो हम ऑर्फनेज में हम संस्था चला रहे हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो संस्था नहीं चला रहे हैं, वो हमारे लिए इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे काम वो हमें काम कर रहे हैं तो हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी हमारे पास से पैसा गया तो ये क्रेडिट साइड। अगर मान लो कोई संस्था रेंट पर चलती हो, किराए पर चलती हो, तो वो भी हमारा किस में जाएगा, क्रेडिट साइड। रिपेयर, मान लो कुछ फर्नीचर खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, टीवी खराब हो गया हो, इलेक्ट्रिक खराब हो गया हो, कुछ भी खराब हो गया, उसको रिपेयरिंग करवाना जो भी कॉस्ट जाता है, हमारी तरफ से पैसा जा रहा है, वे एक्सपेंस हो रहा है, तो हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय इन्वेस्टमेंट, अगर हम कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है पर्सन, ऑर्फनेज चला रहा है बट इन्वेस्ट कर रहा है कि उससे जो लॉन्ग टर्म मनी आएगा मुझसे ऑर्फनेज को और भी एक्सपेंड करेंगे, उन्हें और भी सुविधा देंगे, तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना कहीं जुटाएगा, जो भी पैसा अपना जुटा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है कहीं भी, वो भी हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट। जो ऑडिट फीस होती है, ठीक है, जो ऑडिट जो हमारी ऑडिट फीस होती है, वो भी ऑडिटर आता है, एक हमारी संस्था की ऑडिट करता है कि आपका इतना खर्चा इसमें हुआ है, इतना खर्चा इसमें हुआ है, ये आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है, तो वो ऑडिट करता है, तो फ्री में तो ऑडिट करेगा नहीं, कुछ ना कुछ पेमेंट होगा, वो ऑडिट फीस हम देते हैं। बाय मिसलेनियस, ये आप लोग बताएंगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे मिसलेनियस होता क्या है, ये भी हम बता दे रहे हैं, एक तरह का मिश्रित एक्सपेंसेस है, खर्च है। ठीक है, बाय इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस करवाया है, ऑर्फनेज को भगवान ना चाहे कुछ हो जाए, आगे आग लग जाए, तो इंश्योरेंस करवाए रहेंगे तो उसका कुछ पैसा हमारे पास आएगा, तो इंश्योरेंस कराने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो भी हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय ड्राइंग, देखो ड्राइंग क्या होता है, जब हम जैसे मान लो हमारे पास 50,000 रुपये है, वो ऑर्फनेज के नाम पे है, लेकिन उसमें से मुझे 10,000 रुपये इमीडिएटली चाहिए,
ठीक है। तो ये 10,000 रुपये हमारे पास तो है नहीं, लेकिन हमारे ऑर्फनेज के पास क्या है, 50,000 रुपये है। तो हम क्या करते हैं, इसी में से 10,000 रुपये निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो वो हमारा जो 10,000 अमाउंट है वो कहाँ चला जाता है बच्चों, ड्राइंग अकाउंट में चला जाता है, वही हमारा ड्राइंग कहलाता है। ठीक है। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है एक बार मैं बता दे रही हूँ, आप लोग क्लास 11 में ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक आपके क्रेडिट पर कि नहीं ये बंदा अगर पैसा ले जाता है बैंक से तो इसको टाइमली पे भी कर देता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें उस टाइम ज़रूरी है 50,000 रुपए की, लेकिन हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, मात्र 10,000, 40,000 रुपये सीधा घट रहा है और हमें इमीडिएटली 50,000 चाहिए। तो बैंक हमें हमारे क्रेडिट के बेसिस पे हमें अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करा सकता है। वही हमारा क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब हमें बैंक ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कराएगा तो हमें बैंक को भी तो देना पड़ेगा, तो एक तरह से हमारा क्या है, एक्सपेंस है, पेमेंट है। बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बनवा रहे हैं। बुक्स, अगर ऑर्फनेज पढ़ने लिखने वाला चला रहे हैं तो बुक्स है, या फिर नॉर्मल भी ऑर्फनेज चलता है तो लिखा पढ़ी के लिए बुक्स चाहिए, स्टेशनरी के सामान चाहिए, वो सारी चीज़ें। लोन, अगर लोन पर है तो लोन भी चुकाना पड़ेगा, बिना लोन चुकाए तो काम चलेगा नहीं। ठीक है। और फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है कि टोटल कितना हमारे पास बाई कैश गया है और बाई है बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। मैं साइड हो जा रही हूँ और ये फॉर्मेट्स के आप लोग स्क्रीनशॉट रख लो, या फिर इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा या फिर अपने स्क्रीनशॉट रख लिया होगा। स्क्रीनशॉट से एक बात याद आई, एक बार मैं चैटिंग कर रही थी, कुछ नहीं चल रहा था मेरा फ़ोन में। ठीक है। तो हाँ, ऑनलाइन पेमेंट नहीं चल रहा था, तो उसने बोला मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला मुझे एसएस दो। हम गए ये एसएस होता क्या है भाई, हम बोले ये एसएस होता क्या है। मैं पूरा गूगल पे खोली, उसका पूरा फॉर्मेट चेक की, कहीं भी एसएस जैसी शब्द ही नहीं है। तो फिर हम गए भैया एसएस मिलता कहाँ है, हमको तो पता नहीं है, तुम अगर पाथ बता दो तो मैं आपको एसएस दे दूंगी। कह रहा है अरे बेवकूफ़, एसएस मतलब स्क्रीनशॉट। ठीक है। सोचो, मतलब लोग इतना छोटा में बोलने लगे हैं कि अगले को समझ भी नहीं आ पाए कि हम बोल क्या रहे हैं, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। खैर आगे चलते हैं, ये कहाँ से इतना चौड़ा हो गया। फिर से ओपन करते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ से लग गया है। ओपन भी नहीं हो रहा है। हाँ हो गया। ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स आते हैं। ये भैया इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है बच्चों, जैसे देखो, जैसे हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, सेम उसी तरह हम इसमें क्या बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो पैसा हमारे पास आया वो इनकम हुई हमारी, जो हमारे पास से गया वो एक्सपेंस हुआ हमारा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, income and expenditure account, the surplus or deficit of the particular period for non-trading concern is determined by drawing up an income and expenditure account। देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो आते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। देखो सरप्लस कब आता है, जब हमारा इनकम क्या हो, ज्यादा हो, किससे, एक्सपेंडिचर से। तो जो अमाउंट हमारे पास ज्यादा आता है वो कहाँ क्या कहलाता है, हमारा
सरप्लस कहलाता है। अगर जस्ट अपोजिट हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, हमारे इनकम से जो अमाउंट ज्यादा आता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिफिसिट। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ऑल क्लियर नहीं करना, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या आते हैं, सरप्लस और डिफिसिट आते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, एक आकलन कर पाते हैं कि कितना पैसा हमारा लॉस में जा रहा है और कितना पैसा हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पता चलेगा, लॉस हुआ तो लॉस पता चलेगा, ठीक है। फीचर्स आ जाते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इट इज अ रिवेन्यू अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है, रिवेन्यू अकाउंट होता है, ठीक है। प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग, और ये भी कब प्रिपेयर किया जाता है, एंडिंग में किया जाता है। स्टार्टिंग में कोई भी अकाउंटिंग प्रिपेयर नहीं होती, अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना। स्टार्टिंग में किए तब तो गए, ठीक है। डिटरमाइन सरप्लस और डिफिसिट, और इसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, सरप्लस और डिफिसिट की सहायता से, ठीक है। और सरप्लस और डिफिसिट मिलता कहाँ है, हम जब ये पता करते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर है। फिर क्या है, ये हो गया था ना, ये बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम और कंसीडर। इसमें कैश आइटम और नॉन कैश आइटम दोनों कंसीडर होते हैं, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर में दोनों कंसीडर होते हैं, चाहे वो कैश आइटम हो, कैश के थ्रू लिया गया हो, चाहे वो नॉन कैश आइटम हो, ठीक है। फिर आता है चौथा, द सरप्लस इन द अकाउंट नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर बट एड टू द कैपिटल फंड। मैंने पहले ही बताया है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता है। तो ये इनके पास जो भी सरप्लस आ जाता है, इट मीन्स इनके पास इनकम ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंस कम हो जाता है, जो भी इनके पास सरप्लस बच्चों बच जाता है वो अपने आपस में डिवाइड नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये अपने कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। इट मीन्स कैपिटल फंड में इसलिए ऐड करते हैं कब कौन सा पैसा उन्हें आने वाले समय में ज़रूरत पड़ जाए, रिजर्व रख लेते हैं, कितना पैसा हम और भी इससे बेहतर सुविधा लोगों को दे पाएंगे। क्लियर? आई होप क्लियर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जब देखो मैंने जो पहली लाइन में आपको बात बताई है, सेम वही पांचवी लाइन भी कह रही है। क्या कह रहा है, जब आपका इनकम एक्सेस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर में, तो कौन सी कैटेगरी में आता है, सरप्लस की कैटेगरी में आता है। और सेम जस्ट अपोजिट, जब आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, ज्यादा हो जाता है और इनकम आपकी कम हो जाती है, कौन सा कैटेगरी जाता है, डेफिसिट। डेफिसिट अकाउंट जाता है, कौन सा जाता है, डेफिसिट अकाउंट। आई होप क्लियर। अगर ये आपको नोट करना है, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी कर लीजिए, कुछ भी करिए, नोट करिए, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज स्किप नहीं होनी चाहिए, एक भी चीज स्किप हुई सब माइंड से स्किप हो गया, ठीक है। अकाउंट्स में अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना बच्चों, तभी क्लियर होगी। हम डायरेक्ट चलने नहीं लगते अपने पैरों पे, पहले हम कई बार उठने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते तो बकैयाँ खींचते हैं, फिर उसमें गिरते, फिर धीरे धीरे उठते हैं। डायरेक्ट हमें उठना नहीं है। अगर उठेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा खड़े कैसे हुए थे, और जब खड़ा होना नहीं आएगा तो अपने पैरों पे उठ कैसे पाओगे। सेम वही हालत है अकाउंट्स की। जल्दी जल्दी नोट करिए आप लोग। आई होप कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अपने जांगर को बचाने के लिए। हम भली भांति आप लोगों से परिचित हैं कि आप लोग अपने जानवर को बचाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो पॉज करके खचाक, वीडियो पॉज करके खचाक स्क्रीनशॉट रख लिया, ठीक है। हम वहाँ ये सब चीज़ कर चुके हैं, तो मेरा भी पढ़ने का मूड ना रहे। ऑनलाइन क्लास में जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने सर्च की थी, और लेने का मन रहे तो बस सर बोले नोट करने को खचाक, लेकिन नहीं, अभी गलती रियलाइज होती है। अगर उस टाइम नोट्स करो ना बच्चों वीडियो पॉज करके, तो क्योंकि उस टाइम हम पढ़ने बैठते हैं, फिर वो कभी नोट नहीं हो पाता वो स्क्रीनशॉट हमारी कॉपी पर। और ऑन द स्पॉट अगर आप नोट करते हुए चलो तो आपके नोट होते रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ अगर वीडियो पॉज करके लिखना है तो बच्चों लिख लीजिए। फाइनल, ये लास्ट है, बोर नहीं करूंगी, ये लास्ट फॉर्मेट है, देखो और जाओ भैया, हम भी थक गए हैं। धन्यवाद आप लोगों का, हमारे वीडियो को देखिए और समझिए, और कृपया करके आप लोग अपने जो भी राय है कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मुझे पता चल पाए आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं नहीं, चीज़ें क्लियर हो पा रही है नहीं। अगर आप हमसे कम्युनिकेट नहीं करोगे ना बच्चों, नहीं समझ आएगा।
हम ऐसे ही वीडियोस डालते रहेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैंने पहले ही दिन से कहते आ रही हूँ, कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब में अप एंड डाउन होते हैं। लिखते तो हम हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लिखते क्या है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट बनाते क्या है, एक्सपेंडिचर टू इनकम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो गौर नहीं कर पाते हैं, वो देख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो अपने एग्जाम में भी इनकम पहले बना देते हैं, बाद में एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का एट बनता है, बट इनके अपोजिट हो जाते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने बता दिया, जितने भी हमारे पास से एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, जैसे टू सैलरी, हम सैलरी दे देते हैं, एक यहाँ तो बंदा काम नहीं किया है, ठीक है, बट मैंने उससे पहले से ही सैलरी दे चुके हैं, तो लेस वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, मैंने वो पहले सैलरी दे दिया बट उसने अभी काम नहीं किया है। और लेकिन कुछ ऐसी सैलरी होती है जो मैं काम करने के बाद देती हूँ, जैसे कोचिंग वोचिंग है तो आप पढ़ा लेंगे, एक मंथ पूरा कर लेंगे, तब आपको सैलरी देते हैं, स्कूल्स हुए, जॉब्स हुए, ठीक है। बट कुछ मान लीजिए कुछ अर्जेंट काम आता है, भैया हम आपको पहले पेमेंट कर दे रहे हैं लेकिन आप मेरा काम कर देना, तो हमारा क्या होता है, बिगिनिंग पेमेंट हो जाता है। तो जो दोनों तरह के, अगर हमारा लास्ट में पेमेंट हो रहा है, इट मीन्स काम होने के बाद पेमेंट होता है, तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। इसको एकदम माइंड सेट में ध्यान से बैठा लेना, अगर काम होने के बाद पेमेंट होता है तो वो प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग। अगर काम होने के पहले पेमेंट आउटस्टैंडिंग हो जाती है तो माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग बताने की मुझे जरूरत तो नहीं ना है, क्लियर है, क्योंकि मैंने अभी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्लियर किया है इसको। टू रेंट, जो भी हम रेंट देते हैं वो जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस में हम लोगों ने करवाया उसका जो भी जाता है वो पेमेंट करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेन, बुक्स, किताब, कॉपी, रबड़, शॉर्पनर, जो भी आ जाता है आपका स्टेशनरी में, सारे चीज़ के एक्सपेंस अगर हो रहे हैं वो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, कैमरा चल रहा है, सबका भी तो बिल उठता है, तो कहाँ से जाएगा, हमारे पास से जाएगा। ठीक है, अगर कोई फर्नीचर में लॉस हो जाता है, मान लो टेबल है टूट गई, अब हम उसे रिपेयर करवाएंगे या तो वोल्डिंग दोबारा से करवाएंगे, नहीं तो उसकी जगह दूसरा फर्नीचर लाएंगे, तो लॉस गया कि नहीं हमारा पैसा। फर्नीचर था टूट गया, उसमें 10 रुपए भी अगर हम वोल्डिंग का लगाएं तो 10 रुपए हमारे पास लॉस गया। अगर 1000 रुपए की नया फर्नीचर लेके आ रहा है, 1000 रुपए लॉस गया, तो हमारा एक्सपेंस हो गया। अगर हम लोग कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाता है, कोई और भी खर्चा, मान लो रूम रेंट हो गया, सैलरी हो गई, ये सब तो हो गया, इसके अलावा और भी कुछ खर्चे आ जाते हैं, तो वो सब भी हमारा कहाँ चला जाता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाता है। न्यूज़पेपर का खर्चा, मैगजीन का खर्चा, ये सब अगर संस्था में आ रहा है, इनको भी पेमेंट करना है, ये भी चले जाते हैं। अब मान लो ये अमाउंट, अच्छा पहले इतना क्लियर है ना, इसके अभी नहीं बताएंगे, अभी आपको लास्ट में इसको बताएंगे। एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आ जाते हैं, सेक्शन क्लियर है, आई होप बस इतना दिमाग में बैठाना कि वो आइटम्स जाते हैं एक्सपेंडिचर में जो केवल और केवल एक्सपेंस होते हैं, इनकम नहीं जाते हैं, इतना दिमाग में बैठाना, बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इनकम साइड में आते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, हमने पैसा, हमने सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं कहीं का, जैसे बहुत सारे चैनल्स आते हैं जो अपना सब्सक्रिप्शन खरीदने को बोलते हैं, इतना पेमेंट लीजिए, तो हम क्या करते हैं, उतना पेमेंट से हम उनके क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो पैसा हमारे पास आता है वो हमारा इनकम होता है, ठीक है, तो हमारे कहाँ जाएगा, क्रेडिट अकाउंट में जाएगा। बाय एंट्रेंस फीस, सेम, आने में जो अगर हमें संस्था में शामिल होना है, इनके मेंबर बनना है, जो भी इनकी फीस है, फॉर्म फीस, जो भी फीस लगती है वो हमें पे करना, तो हमारा क्या है, इनकम है। टू सेल्स ऑन ओल्ड सॉरी टू सेल्स ऑन ओल्ड न्यूज़पेपर, यहाँ न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं, रख कर क्या करेंगे, कितना अलमारी सजाएंगे भैया न्यूज़पेपर से, तो उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, बेचने से जो पैसा आता है वो भी हमारा इनकम में जाता है। इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसका कुछ परसेंट इंटरेस्ट हमें प्राप्त होता है, वो हमारी क्या होती है, इनकम ही तो होती है, खर्चा तो होता नहीं है, हमारी इनकम हुई तो कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास इनकम ज्यादा है, क्या है, इनकम हमारे पास क्या है, ज्यादा है, एक्सपेंस हमारे पास क्या है, कम है, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस हमारे पास कम है, इट मीन्स कौन सी स्थिति है, सरप्लस की स्थिति है। तो यहाँ पे हम टू सरप्लस अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
टू सरप्लस अकाउंट, हालांकि नीचे लिखा था जैसे यहाँ लिखा है वो दिख नहीं रहा है, तो आप ये नोट कर लेना, टू सरप्लस टेकन टू अ बैलेंस शीट। जो भी आपकी बैलेंस शीट से सरप्लस आएगा ज्यादा वो आपको किधर लिखना है, सरप्लस आप एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगी। अगर सेम अपोजिट कंडीशन होती है, आपकी एक्सपेंस ज्यादा होती है और इनकम कम होती है, तो वो आपका कहाँ जाएगा, डेफिसिट साइड में जाएगा। इट मीन्स आपकी क्या है, इनकम कम हो गई, खर्च ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम डेफिसिट अकाउंट में जो भी अमाउंट आता है फिर प्लस करके जो भी आता है हम लिख देते हैं। आई होप क्लियर, सभी को ये चीजें क्लियर होंगी। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, कोई डाउट नहीं रखना, साइड हो जाते हैं, एसएस ले लेना। दैट्स इट बच्चों, आज की तरफ से मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारे पॉइंट सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। जो नहीं क्लियर होगा वो आप हमसे प्लीज कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर लेना, मैं सबके रिप्लाई दूंगी। आप बस एक बार मुझे आंसर करना, क्वेश्चन मेरे से करना, हम आपको आंसर देंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, गलती हो वो भी बताइए, ना हो वो भी बताइए, सब कुछ बताइए, लेकिन जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा, हमें कुछ नहीं पता चलेगा, आई स्वेयर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज पार्ट 2 का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।